तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो पे जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस। जी हाँ, सेकंड पार्ट है इसका। पहला पार्ट हमने कंप्लीट किया था न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन को, और इस बार पढ़ने वाले हैं हम एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, सो अब ये है सेकंड पार्ट। अब ट्रांसपोर्टेशन से आप क्या समझते हैं? अब ट्रांसपोर्टेशन से आप इतना समझ सकते हैं कि गाड़ी है, ठीक है, गड्डी मेरी लंबरगिनी या फिर घुड़सवारी, ठीक है, यहाँ से वहाँ तक पहुँचाना ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, ये सही है, लेकिन अगर बाहर की दुनिया से कंपेयर करें तो अंदर भी हमारा एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चलता है। ठीक है, बाहर में ट्रैवलर से कोई ओमनी से चल रहा है, कोई तो ठीक है वैगनर से चल रहा है, फिर कोई ओला कैब पे बुकिंग कर रहा है, तो कोई घुड़सवारी चला रहा है, कोई ऊँट के ऊपर बैठ के चल रहा है, तो कोई पैदल चल रहा है। ठीक है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है? ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड्स के वजह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्योंकि देखो, फ्लूइड्स जो होते हैं ना, वो कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं इजीली, ठीक है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से। और सॉलिड चीज़ें वो ओबियसली ट्रैवल नहीं कर सकते यार। ठीक है, गैस से होता तो गैस से शायद हमारे जितने बॉडी में ऐसे फ्री स्पेसेस है वहाँ पे ऐसे जम के रह जाते, वो ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो नहीं पाता। तो ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है? हमेशा से ही फ्लूइड से ही होता है। ठीक है, सो ह्यूमन बींग्स लाइक अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। ये सब देखो, खाना हमेशा क्यों सप्लाई ज़रूरी होता है? ओबियसली एनर्जी के लिए। बिना एनर्जी के प्रोडक्शन के हम बात तो क्या बैठ भी नहीं सकते। ठीक है, इवन तो सो भी नहीं सकते, क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है तभी जाकर हमारे लाइफ प्रोसेसेस चल रहे हैं, हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चल रहे हैं। वैसे ऑक्सीजन का तो हम जी ही नहीं सकते। अब समझो ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब फूड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, दिस फंक्शन इज़ परफॉर्म्ड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब देखो, हमारे बॉडी के हर एक सेल को ना एनर्जी चाहिए और क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। और हर एक सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कोई भी वेस्ट सब्सटेंसेस प्रेजेंट है वो निकलना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ये वाला जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारे बॉडी में और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये दोनों मिलाकर हमारे बॉडी में जो भी एक्सक्रीटा है उसको निकालने में मदद करता है। और ऑक्सीजन और एनर्जी का सप्लाई हर एक सेल को हमारा ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों मिलकर करवाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम वो जो है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वही है। ठीक है, इसमें डिफरेंशिएट मत करना, क्वेश्चंस आते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये एक ही होता है। ठीक है, द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हार्ट होता है, ठीक है, आर्टरीज एंड वेन्स होते हैं, ब्लड एंड लिम्फ होते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बींग में ये तीन चीज़ें होती है जो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे बॉडी को चलाती है, यानी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को चलाती है। अब हार्ट का क्या काम है? अब हार्ट एक फिस्ट समझते हैं आप? फिस्ट मतलब ऐसा मुट्ठा कर लो, ठीक है, जितने साइज आपका मुट्ठा होगा उतनी साइज का ही हार्ट होता है। ठीक है, और हार्ट क्या करता है? एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो पंप करता है। ठीक है, पंप करता है हमारे पूरी ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाने के लिए, हमारा एक पंपिंग सिस्टम है। अब ठीक है, अब आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है, आर्टरीज एंड वेन्स समझते हैं हम। आर्टरीज जो होते हैं वो जनरली ऑक्सीजन कैरी करते हैं, और वेन्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करते हैं। और आर्टरीज, ये बात एक एमसीक्यू में आ सकती है कि आर्टरीज ज़्यादा थिक होते हैं या फिर वेन्स? आर्टरीज ज़्यादा थिक होते हैं, क्योंकि आर्टरीज के ऊपर जो ब्लड का प्रेशर होता है वो ज़्यादा रहता है। हार्ट जो पंप करता है वो ज़्यादा डायरेक्टली क्या होता है? आर्टरीज के ऊपर प्रेशर आता है ब्लड का। ठीक है, और वेन जो होते हैं, वेन जनरली क्या करते हैं? थीन होते हैं, पतले होते हैं। ठीक है, दुबले पतले होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है ब्लड का। अब ब्लड एंड लीफ में समझते हैं। ठीक है, ब्लड जो है, ब्लड तो हम समझते हैं ब्लड में क्या होता है? ब्लड में ज़्यादातर प्लाज्मा होता है। ठीक है, उसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं, और प्लाज्मा एक फ्लूइड जैसा ही होता है। ठीक है, उसमें रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, उसके साथ प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रोटीन्स मिक्स होके रहते हैं, लेकिन प्लाज्मा जो है वो कंस्टिट्यूटिंग सब्सटेंस होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, एब्यूंडेंस में मिलता है प्लाज्मा। ठीक है, और लिम्फ एक बॉडी फ्लूइड बोला जाता है। ठीक है, वो भी प्रेजेंट होता है। अब और लिम्फ जो होता है उसको
बोला जाता है टिश्यू फ्लूइड बोला जाता है, उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे यानी पढ़ेंगे, ठीक है। डीऑक्सीजनेट ब्लड फ्रॉम बॉडी, ठीक है। सो यहाँ से शुरू होता है हमारा साइकिल। अब साइकिल कैसा है, कौन सा साइकिल है भाई? अरे साइकिल नहीं, ये बाइसाइकिल वाला साइकिल नहीं, ये साइकिल वाला साइकिल है जो कि आप आगे पढ़ने वाले हो। आ जाओ। सो हार्ट में किस तरीके से सर्कुलेशन सिस्टम, हार्ट से लेकर हमारे पूरी बॉडी तक कैसे ये सर्कुलेशन चलता रहता है ब्लड का, हमारे फ्लूइड्स का, चलिए जानते हैं। पहले डीऑक्सीजनेट ब्लड फ्रॉम द बॉडी, हमारे बॉडी में डीऑक्सीजनेट ब्लड है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है। हाँ ऑक्सीजन है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं है जितनी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम ऑक्सीजन ही खाली होगा, नहीं भाई, थोड़ा थोड़ा तो होगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा तो रेस्ट ऐसे बच गया होगा, जैसे 99.9% जर्म डेटॉल खाली करने के बाद एक 0.1% वो नाचता है कि नहीं, वो वाला जर्म थोड़ा सा ऐसे ऑक्सीजन कुछ मात्रा में रहता है, ठीक है, लेकिन वो एब्यूडेंस ही नहीं रहती, ठीक है। वो क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स होते हैं वो टिश्यू से ही होते हैं, ठीक है। टिश्यू से ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी टिश्यूज जो हैं वो गेन कर लेते हैं ब्लड कैपिलरीज से, फिर जो निकलता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो ठीक है। वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, ठीक है। वो वेना कावा से जाती है, ठीक है। आगे आप पढ़ेंगे वेना कावा कैसे है, मैं पहले आप साइकिल को समझ लीजिए, फिर आप समझा दूंगा वेना कावा कहाँ होता है, ठीक है। वेना कावा पे आता है, अब देखो ये समझ लो हार्ट का स्ट्रक्चर, ये देखो, ठीक है। ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये आ गया राइट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल। एट्रियम वेंट्रिकल, एट्रियम वेंट्रिकल, ये राइट वाला है, ये लेफ्ट वाला है, ठीक है, ये समझ लिया आपने। अब पल्मोनरी वेन्स क्या है, ठीक है। पहले हम यहाँ पे हार्ट के स्ट्रक्चर से समझेंगे, उसके बाद इस साइकिल पे आएंगे, ठीक है। इसको समझेंगे पहले तो ज़्यादा बेटर होगा, आई थिंक सो, ठीक है। सो पहले वेना कावा फ्रॉम द अपर बॉडी और वेना कावा फ्रॉम द लोअर बॉडी, ये वाले जो दो रास्ते हैं, तो क्या होता है कि हमारे बॉडी में दो तरीके के वेना कावा गए हैं, ठीक है। ये ऐसे एक वेना कावा गया है, ऊपर एक वेना कावा गया है। वेना कावा क्या है मैं समझा देता हूँ, वो एक वेन है लेकिन मोटा वाला वेन है, ठीक है, बड़ा वाला वेन है। वेन्स जनरली आप हाथ में देखते हैं, ठीक है, वेन निकला होता है बॉडी बिल्डर्स का बड़े बड़े, ठीक है। वो वेन्स जो होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन वो मोटा अगर होता है एकदम, सारे वेन्स मिलकर एक मोटा सा वेन बनाते हैं, वो वेन को हम वेना कावा बोला जाता है, ठीक है। वो उसका इन्फीरियर वेना कावा होता है एक, फिर एक बॉडी के ऊपर हिस्से पे भी जाता है, ठीक है। अब दोनों वेना कावाज के ब्लड जो हैं वो क्या होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स। ऐसे वेना कावा के ऐसे वेन्स निकले होते हैं चारों तरफ, पूरे बॉडी में ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो सारी बॉडी से सारी सेल्स के वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैरी करके वेना कावा मिलाते हैं, और वेना कावा ऊपर से भी लाता है, मतलब ब्रेन की तरफ, यहाँ वहाँ से वहाँ भी वेना कावा प्रेजेंट होता है, वहाँ से वेन्स लेके आते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और नीचे से भी ले आते हैं। वो आके कहाँ पे पहुँचते हैं, राइट एट्रियम पे, ठीक है। राइट एट्रियम पे पहुँचने के बाद फिर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, एट्रियम के अंदर यहाँ पे कस्पिड वेन्स होते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, राइट एट्रियम जब फिल हो जाता है फिर नीचे आता है वो राइट वेंट्रिकल की तरफ। अब क्या हो गया, ये कंट्रैक्ट हो गया था राइट एट्रियम, अब क्या होगा, जब ये रिलैक्स होगा तो कंट्रैक्ट कौन होगा, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये पहले आए वेना कावा से, समझने की कोशिश कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझने में बहुत गलती होती है बच्चों की। राइट एट्रियम में वेना कावा से पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है। फिर वो जब कंट्रैक्ट हो गया, फिर ये वाला हिस्सा एट्रियम, राइट एट्रियम जब कंट्रैक्ट हो गया, फिर नीचे की तरफ ब्लड आ गया, ठीक है, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल पे। अब क्या हो गया, ये रिलैक्स हो गया, ठीक है, राइट एट्रियम रिलैक्स हो गया। अब क्या होगा कि राइट वेंट्रिकल हो जाएगा, कंट्रैक्ट हो जाएगा, कंट्रैक्ट मतलब ऐसे दब जाएगा, ठीक है, ऐसे दब जाएगा, तो क्या होगा, ये वाला रास्ता बंद हो जाएगा, ठीक है। इस वाले रास्ते के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है और क्या होता है ये। और ये क्या होगा, यहाँ से ये वाला जो रास्ता है पल्मोनरी आर्टरीज की तरफ चला जाएगा। ये दो रास्ते हुए हैं, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरीज क्या है, अब ये समझो, पल्मोनरी आर्टरीज वही है, पल्मोनरी वर्ड जहाँ पे भी यूज हो जाएगा समझ लेना वहाँ पे लंग्स की बात हो रही है। ये जो पल्मोनरी आर्टरीज होते हैं वो लंग्स की तरफ जाते हैं, वो लंग्स में ही प्रेजेंट होते हैं।
अब पल्मोनरी आर्टरीज में जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा तो वहाँ क्या होगा, ओबियसली वहाँ पे डिफ्यूजन होगा, ठीक है। अल्वियोली के साथ अल्वियोली पे जो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा वो ऐसे एटमॉस्फेयर पे रिलीज हो जाएगा, ठीक है। वेना कावा से पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, कहाँ आया, राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से फिर कहाँ आया, राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज में गया, फिर लंग्स में गया, लंग्स से पूरे एटमॉस्फेयर पे रिलीज हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या होगा, अब सिर्फ रिलीज ही करना क्या काम है, अभी तो फिर ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, पल्मोनरी वेन से, ठीक है। ये पल्मोनरी वेन्स लंग्स में ही होते हैं, ओबियसली वेन्स आर्टरीज जैसे जुड़ के कैपिलरीज बनाते हैं, वो भी आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स जो होते हैं वो कहाँ कनेक्टेड होते हैं, वो भी वही लंग्स में होते हैं। अब जो ऑक्सीजन आया है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से कैपिलरीज में आएगा, ठीक है, अल्वियोली से कैपिलरीज में आएगा। और डिफ्यूजन प्रोसेस अगर आपने समझा नहीं है तो पिछले वीडियो में पार्ट 1 समझने के बाद पार्ट 2 में ऑब्वियसली देखना है, ठीक है। सो पल्मोनरी वेन्स क्या करेंगे, कैरी करेंगे ऑक्सीजन को, किसके साथ, हेमोग्लोबिन ऑब्वियसली कैरी करता है किसको, ऑक्सीजन को। और ब्लड जो होगा वो फ्लो करके आएगा लेफ्ट एट्रियम में, कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल को कैरी करेगा वही ब्लड, ठीक है, आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पे कंट्रैक्ट होगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये रिलैक्स हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। फिर अब ये जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तब ये ब्लड जाएगा सीधा आओर्टा को। आओर्टा क्या है, अब देखो, जैसे हमने वेना कावा छोटे छोटे वेन्स मिलकर एक मोटा सा वेना कावा बना रहे थे, वैसे ही सारे जो आर्टरीज है हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन कैरी करने वाले ब्लड वेसल्स है वो क्या करते हैं, एक मोटा सा ब्लड वेसल बनाते हैं, वो उसे बोला जाता है आओर्टा, ठीक है, या फिर आओर्टा भी बोलते हैं कुछ लोग। सो वहाँ से वो जाएगा। अब आओर्टा क्या करेगा, पूरे बॉडी में उसके जो आर्टरीज निकलेंगे वो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करवा देंगे। तो इस तरीके से ये एक साइकिल चलता है, ठीक है। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, फिर आएगा वेना कावा से राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, फिर जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज में, वहाँ पे रिलीज होगा, वहाँ पे फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, वहाँ कैसे डिफ्यूजन प्रोसेस होगा, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, पल्मोनरी वेन से आएगा, लेफ्ट एट्रियम होगा, लेफ्ट एट्रियम में कंट्रैक्ट होगा तो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होगा तो आओर्टा के तरफ चला जाएगा और पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चलाएगा। तो इस तरीके से ये पंपिंग ऑर्गन हमारा हार्ट काम करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जब पंप करेगा ये उस टाइम पे नहीं करेगा, एक टाइम पे ही करते हैं, ठीक है, एक टाइम पे ही पंप इनका चलता रहता है। ये भी पंप करता है, ये भी पंप करता है, एक टाइम में ही चलता रहता है। ओबियसली अलग अलग टाइम होंगे तो समझ लो कि हार्ट नहीं है, ये मशीन है ये, ठीक है, ये हार्ट एक टाइम में ही पंप करते हैं, ठीक है। अब इस साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, वेना कावा के रास्ते से आया, राइट एट्रियम पे आया, फिर रिलैक्स हो गया, फिर राइट एट्रियम जो जब फिर रिलैक्स्ड था, फिर जब आ गया तो फिर कंट्रैक्ट हो गया, कंट्रैक्ट होने पर अब राइट वेंट्रिकल पे आएगा, रिलैक्स हो जाएगा, फिर जब कंट्रैक्ट हो जाएगा फिर लंग्स पे पहुंच जाएगा, कौन से रास्ते से, पल्मोनरी आर्टरीज के रास्ते से। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड वही लंग्स पे डिफ्यूजन प्रोसेस होगा अल्वियोली के पास, फिर वहाँ पे आके लेफ्ट एट्रियम में आएगा जो रिलैक्स रहेगा, फिर उसके बाद कंट्रैक्ट होगा तो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल पे आएगा जहाँ जो रिलैक्स्ड होगा, फिर कंट्रैक्ट हो जाएगा तो आओर्टा के रास्ते से पूरे बॉडी पार्ट में फैल जाएगा, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ओबियसली हमारा जब लाइफ प्रोसेस चल रहा है, मेंटेनेंस चल रहा है, हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म चल रहा है हमारे हर एक सेल का, तो ऑक्सीजन यूज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वेस्ट सब्सटेंसेस निकलेंगे, ठीक है, वो उस तरीके से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, फिर आएगा, ये साइकिल ऐसे चलता रहता है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इसको हमेशा से ही याद रखना है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये सिर्फ अभी नहीं, आपके ज़िंदगी भर काम आने वाला है ये लेसन, ठीक है। ब्लड क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, इसे कनेक्टिव टिश्यू क्योंकि हमारे कनेक्ट करके रहता है बॉडी को, हमारा बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। सो ब्लड के बारे में हम समझेंगे, सॉलिड कंपोनेंट होते हैं ब्लड कर्पस्कल्स और लिक्विड कंपोनेंट होता है जो होता है प्लाज्मा। अब कर्पस्कल्स वही जो सेल्स ही होते हैं उनको कर्पस्कल्स बोला जाता है, ठीक है, और प्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड कंपोनेंट होता है, ठीक है। अब सॉलिड कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स बोल सकते हैं या फिर रेड ब्लड कर्पस्कल्स बोल सकते हैं। आरबीसी क्या करते हैं, कैरीज रेस्पेक्ट गैस O2 एंड CO2, ठीक है, O2 CO2 दोनों ही कैरी करते हैं। ओबियसली ऐसा कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि आरबीसी सिर्फ ऑक्सीजन ही कैरी करेगा और डब्ल्यूबीसी सिर्फ
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, नहीं नहीं, ये गलत बात होता है, इन दोनों का काम बहुत ज़्यादा अलग है, ठीक है। कैरीज रेस्पेक्ट गैस O2 एंड CO2 दोनों को कैरी करता है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे डिफरेंशिएट होता है कि उसमें HB यानी हेमोग्लोबिन होता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल रेड दिखता है क्योंकि हेमोग्लोबिन की वजह से, बट रेड कलर टू मी नहीं, ये टू दी है, ठीक है, टू दी ब्लड को रेड कलर, अगर ब्लड रेड कलर का हुआ है वो हेमोग्लोबिन के वजह से ही हुआ है, क्योंकि हेमोग्लोबिन का कलर ही रेड होता है। वो किस वजह से होता है? वो आयरन की वजह से होता है, ठीक है। आयरन खाने से हेमोग्लोबिन बढ़ता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आयरन का रॉड लाओ चबा जाओ, ठीक है, ऐसा नहीं होता। सो कैरीज रेस्पेक्ट O2 एंड CO2, ठीक है। O2 एंड CO2 को कैरी करता है, CO2 डिजॉल्व फॉर्म में जाता है और O2 हेमोग्लोबिन के रास्ते से जाता है, ठीक है, हेमोग्लोबिन को पकड़ के बाइंड करके जाता है, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प्स इन ब्लड क्लटिंग। अब कुछ कट हो जाए आपके हाथ में, ठीक है, कहीं पे बॉडी पार्ट में, वो ऐसे ब्लड क्या निकलता रहता है, कुछ टाइम के बाद बंद हो जाता है, क्योंकि वो क्लट हो जाता है। क्लट कैसे होता है? ये समझ लो कि यहाँ पे एक कट हो गया आपके हाथ में, ठीक है, जैसे ब्लड निकल रहा है, उसके बाद क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद एक्चुअली जो हमको दिखता नहीं है, वो माइक्रोस्कोप में क्या होता है, ऐसे ऐसे जालियाँ बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे जालियाँ बनने शुरू हो जाते हैं और ये बंद कर देते हैं। यहाँ पे ऊपर एक वाइट कलर का एक लेयर फॉर्म हो जाता है जो कुछ टाइम के बाद चले जाता है, ठीक है। वो होता है प्लाज्मा की, माफ़ कीजिएगा, प्लेटलेट्स की वजह से होता है। और प्लेटलेट्स में फाइब्रिन्स होते हैं, वो आपका फिलहाल तो लेसन में है नहीं, लेकिन आप याद रख लीजिए, बाद में काम आ सकता है, ठीक है। फाइब्रिन्स होते हैं। फाइब्रिन्स क्या करते हैं? हमें ब्लड क्लटिंग में हेल्प करते हैं। इसका मतलब प्लेटलेट्स हमारे ब्लड क्लटिंग में हेल्प करते हैं। ब्लड अगर लॉस होना बंद हो रहा है, वो प्लेटलेट्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। और WBC वाइट ब्लड कर्पस्कल्स, ये क्या होते हैं? प्रोवाइड बॉडी डिफेंस बाय एनगल्फिंग द जर्म सेल्स एंड प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। WBC का काम ऐसा है कि वो डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारे बॉडी के सिपाही हैं, ठीक है। अब हमारा जो बात हो रहा था कोरोना के टाइम में, इम्यूनिटी की बात हो रही थी, वही इम्यूनिटी यही है, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स 5 तरीके के होते हैं, ठीक है, अभी फ़िलहाल आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जो भी फॉरेन सब्सटेंस आता है, जर्म सेल्स आते हैं, उनके विरुद्ध में फाइट करते हैं, ठीक है। और हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, ताकि फ्यूचर में कोई वही जर्म हमारे बॉडी में कोई कन्फ्लिक्ट ना शुरू करे, कोई प्रॉब्लम ना शुरू करे, ठीक है। और प्लाज्मा, ये येलो कलर फ्लूइड, जो कि स्ट्रॉ कलर भी कभी कभार बोला जाता है, ठीक है। येलो कलर फ्लूइड कंटेन 90% वाटर एंड 10% ऑर्गेनिक्स लाइक सब्सटेंसेस लाइक प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड इनऑर्गेनिक मिनरल आयंस, ठीक है। ये 90% वाटर ही होता है, ठीक है, लिक्विड है, इसमें 90% वाटर है, ठीक है। और उसमें 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बोला जाते हैं, जो प्रोटीन्स बोला जाता है। एक्चुअली ये 6 से 8% ही होता है, लेकिन आप ऐसे राउंड अप फिगर ले रहे हैं 10%, ठीक है। सो जिसमें एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड इनऑर्गेनिक मिनरल आयंस होते हैं, ठीक है। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये दोनों प्रोटीन्स ही हैं जो लीवर बनाता है, सिंथेसाइज करता है। सो ये आपके बुक में तो है नहीं, लेकिन अगर नोट्स में है तो शायद इसे रेफरेंस बुक्स में हो सकता है शायद, ठीक है। तो याद रख लीजिए एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन। जब भी आप ब्लड टेस्ट करेंगे तो ओबियसली वहाँ पे लिखा होता है एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन, कभी टेस्ट किया था। सो लिम्फ, अब लिम्फ के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है? टिश्यू फ्लूइड। ए येलोइश फ्लूइड्स escapes from the blood capillaries into the intercellular spaces contain less proteins than blood से कम प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, मतलब डिजॉल्व। lymph flows from the tissues to the heart assisting in transportation and destroying germs, ठीक है। कभी कभार ये जर्म्स को डिस्ट्रॉय करने में मदद करता है, ठीक है। और लिम्फ जो होता है येलोई टाइप का एक फ्लूइड होता है, जो ब्लड कैपिलरीज के जो थोड़े थोड़े रास्ते हो जाते हैं वहाँ से बच के निकल जाता है, ठीक है। वहाँ से वो मतलब ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड जा रहा है वही प्लाज्मा सब मिल के प्रोटीन जो होगा थोड़े थोड़े निकल जाते हैं, ठीक है। उनका एक अपना स्पेस निकाल के वो अपना एक लिम्फेटिक सिस्टम बना देते हैं, ठीक है। लेस प्रोटीन फ्रॉम द बॉडी, उसे टिश्यू फ्लूइड भी बोला जाता है। इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं दिया गया है, लेकिन आप आगे जब हायर क्लासेस होंगे तो पढ़ने लगेंगे इसके बारे में बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो ब्लड वेसल्स, अब ब्लड वेसल्स में समझते हैं। 2 तरीके के ब्लड वेसल हैं, जो कि हमने ऊपर ही बोल दिया था, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरी क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं फ्रॉम द हार्ट टू द बट एक्सेप्ट ये वाला हिस्सा हमेशा बच्चों को प्रॉब्लम होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी।
ठीक है। ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करेंगे, ठीक है। आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे पढ़ा था हमने, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, वेना कावा से जो भी निकला था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लंग्स को दे रहा था। इसका मतलब ये पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसा इम्पोस्टर है जो क्या कैरी करता है, वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। और क्या है, और एक, हाँ पढ़ेंगे आगे, देखो और एक भी है, और एक इम्पोस्टर है यहाँ पे, ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल। इसको डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल बोला जाता है क्योंकि मेनली जो चीज़ ये डिस्ट्रीब्यूट ही तो करता है ना, ऑक्सीजन को वो डिस्ट्रीब्यूट ही करता है, ठीक है। थिक एंड इलास्टिक, ये मोटा होता है क्योंकि इसका ब्लड का जो प्रेशर होता है इस पर ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर है, इसके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तुम्हारे ऊपर भी है, तुम्हें करके दिखाना है, ठीक है, हार नहीं मानना है। और वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। ये देखो दूसरा इम्पोस्टर, ठीक है। ये जो पल्मोनरी वेन है ये क्या करता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ये इम्पोस्टर है। अब देखेंगे, ऊपर देखेंगे। ऑल्सो कॉल्ड कलेक्टिंग वेसल, ठीक है। कलेक्टिंग वेसल बोला जाता है क्योंकि ये कलेक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और थीन एंड लेस इलास्टिक, ये पतला होता है क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा ब्लड का प्रेशर नहीं रहता है। अब देखो ये वाला बंदा किधर है, पल्मोनरी वेन, ठीक है। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन रीच ब्लड को लेके आता है जो आर्टा के तौर से जाता है, ठीक है। लेकिन कौन सा ब्लड लेके आया, ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक है। तो इसलिए ये इम्पोस्टर है, ये दो इम्पोस्टर हैं जिनको आपको याद रखना है, ठीक है। आ जाओ, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स देखो, प्लांट्स भी बेचारे बोल रहे होंगे कि हमारे बारे में थोड़ा सा पढ़ो यार, हम भी इम्पोर्टेंट है यार, आज तुम जिंदा हो, ऑक्सीजन पा रहे हो तो हमारे वजह से भी पा रहे हो, ठीक है। तो समझने की कोशिश करो, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और पढ़ेंगे क्या, इसको याद रखना है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में इन्हीं के ऊपर ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। देयर आर टू मेन कंडक्टिंग पाथवेज इन ए प्लांट। प्लांट में भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चलता है, ओब्वियसली इतना, अब समझ लो इतना छोटा सा प्लांट है और इतना बड़ा सा प्लांट है, ठीक है। आम के पेड़ समझ लो, एक छोटा सा एक तुलसी का पौधा समझ लो, वहाँ पे भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ऊपर इतना बड़े मैंगो का ट्री में, हर एक मैंगो में, हर एक लीफ में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं होता तो वो तो कब से मर गया होता। जिसमें नहीं पहुंचता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वो मर जाता है, मतलब उसके जो लीव्स होते हैं वो बूढ़े होकर गिर जाते हैं, ठीक है। वैसे ही जाइलेम एंड फ्लोएम, ठीक है। जाइलेम एंड फ्लोएम ये दोनों आप शायद 9th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। जाइलेम क्या होता है और फ्लोएम क्या होता है। जाइलेम का काम होता है कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। क्या करता है, वाटर एंड मिनरल को रूट से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट पे पहुंचाता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। ये क्या करता है, जाइलम का काम होता है वाटर एंड मिनरल्स को कैरी करना है, लेकिन फ्लोएम का काम क्या होता है, ये फूड कैरी करता है, ठीक है। फूड यहाँ पे कहाँ पे आएगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो फूड बनता है, ठीक है, लीफ में, वो कैरी करता है वो फ्लोएम। लेकिन जाइलम क्या कैरी करता है, वाटर एंड मिनरल। इनके अंदर डिफरेंस आ सकता है, आर्टरीज और वेन्स के अंदर भी डिफरेंस आ सकते हैं, इसीलिए उसको डिफरेंशिएट करके ही लिखा गया है यहाँ पे। सो जाइलम क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स कैरी करता है। फ्लोएम क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में बने हुए प्रोडक्ट जो हुए उनको कैरी करता है। अब जाइलम जो वाटर एंड मिनरल्स कैरी करता है, अब समझो कि वाटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ऐसे लीफ के ऊपर पानी छिड़कने से पानी सोख तो नहीं सकता ना, वैसे ही पानी होता है कहाँ पे, रूट पे, ओब्वियसली रूट से ही खींचेगा, ठीक है। नो एनर्जीज यूज्ड। अब यहाँ पे एनर्जी की क्या बात आई, देखो मैंने डिफ्यूजन प्रोसेस समझाया था, ऑस्मोसिस प्रोसेस भी उसी तरीके का काम करता है, ठीक है। लो कंसनट्रेशन, माफ कीजिएगा, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं फ्लूइड्स, ठीक है। डिफ्यूजन में गैसेस एक्सचेंज होते हैं, ऑस्मोसिस में लिक्विड्स फ्लूइड्स एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। अब फ्लोएम में क्या होता है कि एनर्जी इज यूज्ड एज एटीपी। अब देखो एक प्लांट है, रूट से जो भी आएगा, ठीक है, यहाँ पे लो कंसनट्रेशन है रूट्स में, यहाँ पे अगर हाई कंसनट्रेशन है मिट्टी में। अब जो भी वाटर एंड मिनरल्स होंगे वो ऐसे अंदर चले जाएंगे रूट्स के अंदर, ठीक है, ठीक है, रूट्स के अंदर चले गए। अब धीरे धीरे ये क्या होगा कि यहाँ पे हाई कंसनट्रेशन जो है यहाँ पे बढ़ के रहेगा, उसके ऊपर वाला हिस्सा कम कंसनट्रेशन होगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कम कंसनट्रेशन होगा, यहाँ पे हायर कंसनट्रेशन होगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा वो ऑस्मोसिस प्रोसेस से। उस तरीके से ये चलता चलता पूरे प्लांट के बॉडी में फैल जा सकता है, ठीक है। ये जाइलम के केस में होता है।
लेकिन फ्लोएम ये क्या है, जाइलम और फ्लोएम में टिश्यूज़ हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। पाथवेज मतलब ये टिश्यूज़ हैं, ठीक है। और फ्लोएम में क्या होता है कि फ्लोएम फोटोसिंथेसिस पे प्रोसेस से जो पत्ते में बना हुआ है खाना, ठीक है, उसको क्या करेगा, पूरी प्लांट के बॉडी में ही कैरी करना पड़ेगा उसे, ठीक है। अब रूट्स को भी पहुंचाना है, यहाँ पे एक फल लटका है वहाँ पे भी पहुंचाना है। अब हर एक पार्ट्स में पहुंचाना है तो वो ऑस्मोसिस प्रोसेस से नहीं हो सकता, ठीक है। वो उसको एनर्जी लगाना पड़ेगा, क्योंकि इतने कोने में पहुंचाना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा ना, ठीक है। वो एटीपी के एटीपी क्या होता है समझा देता हूँ, एडेनोजाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोजाइन वहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, शायद मैंने पहले समझाया नहीं। एडेनोजाइन, शायद मैं कैपिटल लिख लिया क्या, अच्छा, ट्राई फॉस्फेट, ठीक है, ये होता है एडेनोजाइन ट्राइफॉस्फेट। अब ये क्या होता है, ये एनर्जी बोला जाता है, एनर्जी करेंसी बोला जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में इसका प्रोडक्शन होता है क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस से, ठीक है। जो होता है एडेनोजाइन डाइफॉस्फेट होता है पहले, तो उसके बाद फिर एक फॉस्फेट एनर्जी के जब एनर्जी दिया जाता है उसके साथ फॉस्फेट मिलता है तो वो एटीपी बनता है, एडेनोजाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। सो ये क्या होता है, ये होता है एनर्जी करेंसी। अब इससे क्या होता है, एनर्जी बनता है, और एनर्जी की वजह से फ्लोएम क्या करता है, यहाँ से वहाँ तक पहुँचा सकता है, वो नॉर्मल ऑस्मोसिस प्रोसेस से नहीं पहुँचा सकता पूरे प्लांट बॉडी में, ठीक है। सो इतनी सी बात है इनमें डिफरेंस कि ये एनर्जी यूज़ करता है, ये एनर्जी नहीं यूज़ करता, और भी बात है, आ जाओ। ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। सो ट्रांसपिरेशन जो होता है वो लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन कैसे होता है, एक पत्ता आ गया, ठीक है, वहाँ पे ऐसे उसके जो गार्ड सेल्स होते हैं वो खुले होते हैं, तो एवापरेशन होता है, तो वहाँ से वाटर की खिंचाव होने लगता है, वहाँ से ये तो एवापरेट हो रहा है, उसके साथ नीचे की तरफ से भी वाटर की खिंचाव होने लगा है। सो ये क्या होता है कि एक पुल की तरह काम देता है, पुल मतलब समझ रहे हैं, PULL, खिंचाव की तरह, वो खींचता है पानी को। वो कभी कभार ये मिट्टी के अंदर जो पानी होता है उस रूट्स में भी खींच के चले आते हैं, वो वैसे एक रूट प्रेशर की तरह काम देता है, ठीक है, उसे बोला जाता है रूट प्रेशर। कभी कभार एग्जाम में आ जाता है कि रूट प्रेशर क्या है, बस एक्सप्लेन करके लिखना है किस तरीके से ट्रांसपिरेशन की वजह से खींच के पानी जो होता है, पानी खिंचाव खा के ऊपर चला आता है। कभी कभार ये प्लांट को कूलिंग इफेक्ट भी प्रदान करता है, ठीक है। वाटर वेपर की तौर पे वाटर लॉस ज़रूर होता है, लेकिन नीचे की तरफ जो भी जैसे भी जिस तरीके से भी खिंचाव हो रहा है, जिस वजह से वाटर भी अंदर भी जा रहा है। फंक्शन क्या है, ऑब्जर्वेशन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय क्रिएटिंग पुल होने की वजह से क्या होता है कि वाटर एंड मिनरल्स भी ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं। हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट के टेम्परेचर रेगुलेशन कैसे, अब मैंने बताया कूलिंग इफेक्ट देता है, वही तो है, जब रिलीज़ हो रहा है तो अंदर से जब ऐसे खिंचाव हो रहा है पानी, तो उस सिचुएशन पे प्लांट को ना एक कूलिंग इफेक्ट, उसको ठंडा ठंडा लगता है, ठीक है, वहाँ पे टेम्परेचर रेगुलेशन भी हो जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स और फूड फैक्ट्री, लीव्स को फूड फैक्ट्री बोला जाता है क्योंकि वहीं पे वो उनका किचन ही होता है, ठीक है, वहीं पे ही खाना बनाया जाता है। टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, ठीक है। वाटर और मिनरल्स को यहाँ वहाँ पहुँचाने को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, और लेकिन खाना को जो भी फ्लोएम करता है जो काम, उसको यहाँ वहाँ पहुँचाने को ट्रांसपोर्टेशन, माफ़ कीजिएगा, ट्रांसलोकेशन बोला जाता है, ठीक है, ट्रांसलोकेशन, ये याद रखना है डेफिनेशन से, ठीक है, और इसको याद रखना है, ठीक है। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, एक्सक्रीशन। अब हमारे बॉडी में इतना सब कुछ काम हो रहा है, न्यूट्रिशन हो गया, डाइजेशन तो उसी में ही चला जा रहा है, ठीक है, या फिर रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, सब में इतना सब कुछ करने के बाद कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस तो निकलेंगे ना। हमेशा से ही एक फिल्म में हीरो ही होगा, विलेन नहीं होगा, ऐसा थोड़ा ही मज़ा आएगा ना, उसमें कोई तो ऐसा हार्मफुल सब्सटेंसेस निकलेंगे ना जिन्हें हमें हमारे बॉडी से निकालना पड़ेगा, ठीक है, वो होता है एक्सक्रीशन, ठीक है, इसे बोला जाता है एक्सक्रीशन। द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ द हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी,
हमारे बॉडी से जितने सारे मेटाबॉलिक वेस्टेज हैं और हार्मफुल है, हमारे बॉडी में अगर ज़्यादा टाइम तक रहे तो शायद हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को हार्म पहुंचा सकते हैं, हमारे बॉडी ऑर्गन्स को हार्म पहुंचा सकते हैं, हमारे बॉडी के लाइफ प्रोसेसेस को हार्म पहुंचा सकते हैं या फिर हमें मार भी सकते हैं। ठीक है, सो इससे मेटाबॉलिक वेस्टेज को हमारे बॉडी से निकालना मैंडेटरी है। अब समझो कैसे निकलता है। एक्सक्रीटोरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूड ए पेयर ऑफ किडनीज, ए यूरिनरी ब्लैडर, ए पेयर ऑफ यूरिटर, ए यूरेथ्रा। अब देखो ये दोनों जो हैं, ठीक है, ये दोनों जो हैं, ये दोनों भाई, दोनों ही तबाही, दोनों किडनीज हैं। ठीक है, किडनी जो समझते हैं, किडनी बेच का आईफोन ले लो, मत लो, ठीक है, मर जाओगे। ठीक है, एक्सक्रीशन नहीं होगा तो मर जाओगे। ठीक है, सो ये आ गया किडनी। ठीक है, ये जो दोनों पाइप्स लगे हुए हैं यहाँ तक पहुँचाने की, उसे बोला जाता है यूरिटर। क्या हो जाता है? यूरिटर। यूरिटर कनेक्ट होते हैं कहाँ पे? एक ब्लैडर से आता है, ठीक है, जहाँ पे आपका यूरिन स्टोर होके रहता है। ठीक है, ये होता है यूरिनरी ब्लैडर, और एक होता है यूरेथ्रा, यहाँ से रिलीज होता है। ठीक है, आपका वेस्ट जो है वहाँ से रिलीज होता है, यूरिन रिलीज होता है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ एक्सक्रीटोरी सिस्टम क्या ये किडनी है? क्यों हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, हमारा आनस, ये सब जो फेसेस निकालते हैं वो क्या हमारे एक्सक्रीटोरी सिस्टम नहीं है? नहीं है इन द सेंस क्योंकि वो न्यूट्रिशन के प्रोसेस यानी डाइजेशन के प्रोसेस में ही इंक्लूड हो गए। ठीक है, तो इसलिए वो एक्सक्रीट जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो खाने से जो मेटाबॉलिक वेस्टेज निकल रहे हैं वो से एक्सक्रीट कर रहे हैं, लेकिन जो ब्लड से जो एक्सक्रीट निकल रहा है वो यूरिन ही एक्सक्रीट कर रहा है। ठीक है, सो ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड जो होता है वो होता है, इसके बारे में आगे तो पढ़ेंगे हम, लेसन्स में हैं, लेकिन किडनी के ऊपर टोपी की तरह बना होता है, एड्रेनल ग्लैंड होता है। ठीक है, वो रेनल वेन जो भी देखो, एक चीज़ याद रखो, लंग्स के बाद जहाँ पे याद आएगी वहाँ पर पल्मोनरी आएगी वार्ड, और जहाँ पे भी किडनी के बारे में बात आएगी ना वहाँ पे रेनल वार्ड की इस्तेमाल होता है। ठीक है, आ जाओ, अब आते हैं नीचे की तरफ। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनीज passes through the ureters to the urinary bladder where it is stored until it is released through the urethra। अब क्या होता है, किडनी में प्रोड्यूस होता है क्या? यूरिन। यूरिन क्या है? हार्मफुल वेस्ट है। ठीक है, क्या होता है कि यूरिटर के रास्ते से, ठीक है, किडनी में प्रोड्यूस हुआ, किडनी में प्रोड्यूस हो गया, अब यूरिटर के रास्ते से आएगा, ये जो यूरेथ्रा, माफ कीजिएगा, यूरिनरी ब्लैडर है, वहाँ पे स्टोर होकर रहेगा। ठीक है, और जब तक आपका ये यूरिनरी ओपनिंग नहीं खुला है यूरेथ्रा का, तब तक ये रिलीज नहीं होगा, इसमें स्टोर होके रहेगा, और रिलीज कहाँ से होता है? यूरेथ्रा के रास्ते से। ठीक है, द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, दैट इज यूरिया विच इज प्रोड्यूस्ड इन द लीवर। लीवर में क्या बनता है? यूरिया बनता है। यूरिया कैसे लीवर में बनता है मैं समझाता हूँ। लीवर क्या करता है? हमारे ब्लड को प्यूरीफाई करता है। ठीक है, ब्लड को जब प्यूरीफाई करता है वहाँ से वेस्ट सब्सटेंसेस निकलते हैं, और जिसमें से यूरिया एक है। यूरिया बहुत ज़्यादा मतलब डेंजरस चीज़ होता है। ठीक है, सब्सटेंस होता है, ज़्यादा टाइम तक हमारे बॉडी में रहेगा तो बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा सकता है। इसलिए क्या होता है कि यूरिया जो होता है वो लीवर में फॉर्म होता है, उसको रिलीज़ करता है कहाँ? कौन? किडनी। उसको फिर फिल्टराइज करके उसको रिलीज़ करता है। ठीक है, तो इसीलिए यूरिन बनता है हमारे बॉडी में। ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। याद रखना है आपको। ठीक है, सो हर एक किडनी में, अब देखो हमारे बॉडी में हर एक सेल एक अलग अलग तरीके के सेल है, कहीं पे एपिथेलियल सेल से, ठीक है, कहाँ पे स्क्वामस एपिथेलियल सेल से। उसी तरीके से हमारे ब्रेन बताए हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है वो किससे बने हुए हैं? न्यूरॉन्स से। वैसे ही हमारे किडनी के जो हर एक फिल्ट्रेशन यूनिट एक सेल है, हर एक फिल्ट्रेशन यूनिट, हर एक उनका जो एक्वागार्ड है, समझ लो। ठीक है, हम जितने भी एक्वागार्ड से जो फिल्टर करते हैं उनको नेफ्रॉन बोला जाता है। ठीक है, जो फिल्टर करते हैं पानी वहाँ पे उन्हें नेफ्रॉन, पानी नहीं ब्लड फिल्टर करते हैं। ठीक है, उनको नेफ्रॉन बोला जाता है। ठीक है, द यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स हैं इनके। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो नाइट्रोजनस वेस्टेज होते हैं, ग्लूकोज वाटर होता है, अमीनो एसिड होता है, फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इनटू बोमैन कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। इसका स्ट्रक्चर भी दिया गया होगा, आई गेस सो। नहीं दिया गया है? वाह, ओके, ठीक है, आई गेस मुझे बनाना ही पड़ेगा स्ट्रक्चर, लेकिन थोड़ा सा ऐसे में ड्राइंग करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश करूँगा। ठीक है,
ये होता है बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ग्लोमेरुलस। अब मैं पूरा सा ड्राइंग बनाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा, ठीक है। ऐसे 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 एंटेंगल्ड होते हैं, ठीक है, ठीक है। ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आके ऐसे ये जो कलेक्टिंग डक्ट होता है यहाँ वहाँ रिलीजिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे कलेक्ट होता है, ठीक है। ये जो होता है ये ऐसे होता है, ठीक है। ये एक पाइप है, ठीक है। इसको धागा मत समझना, ये एक पाइप ही है, ठीक है। इसको धागा प्लीज़ मत समझना, मुझे मजबूरी से ऐसा बनाना पड़ रहा है क्योंकि नोट्स में है ही नहीं, ठीक है। आ जाओ अब, ठीक है। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आ गया। अब बनाते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करना पड़ेगा मुझे, ओके। ये क्या हो गया भाई, अरे सॉरी 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 सॉरी, ब्लैक ही रहने दो इसे, फिर एक और बनाना पड़ेगा, ठीक है। जो हमारे वेन्स होते हैं, रेनल वेन्स और कैपिलरीज ऐसे मिलके रेनल आर्टरी जो होता है यहाँ पे कनेक्ट होता है, ठीक है। और ऐसे जाके हर एक हिस्से पे कनेक्ट होता है, ठीक है। परेशान मत हो, ऐसे मिक्स नहीं होगा, इसको हम रेड कर देंगे, ठीक है। ये आ गया हमारा रेनल आर्टरी, ठीक है। और ब्रांच ऑफ रेनल वेन भी निकलता है वहीं से, ठीक है। ऐसे ऐसे यहाँ पे प्रेजेंट होता है रेनल वेन्स, क्योंकि देखो कैपिलरीज होते हैं। सो कैसा होता है कि काम बोमेंस कैप्सूल में, ठीक है। यहाँ पे देखो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का मतलब ये है नाइट्रोजनस वेस्टेज, ग्लूकोज वाटर, एमिनो एसिड फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इनटू बोमेंस कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। ये जो हिस्सा है यहाँ पे, ये जो इसको बोला जाता है बोमेंस कैप्सूल। इसका एक कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आपके बुक में ही दिया गया है स्ट्रक्चर ऑफ ए नेफ्रॉन में, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो वहाँ पे क्या होता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस उसे बोला जाता है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे ब्लड वेसल्स कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, उसको ग्लोमेरुलस बोला जाता है, उसी पार्ट को, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्टेज, ग्लूकोज वाटर, एमिनो एसिड, ये क्या करते हैं, ब्लड से फिल्टर होके बोमेंस कैप्सूल पे जमा हो जाते हैं। फिल्ट्रेट को कलेक्ट करता है कौन, बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। जो भी नाइट्रोजनस वेस्टेज, वो भयानक वेस्टेज होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्टेज रियली भयानक वेस्टेज होते हैं। ग्लूकोज वाटर हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ये सब क्या होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो ब्लड से फिल्टर आउट होके वो फिल्ट्रेट के फॉर्म में बोमेंस कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है। पहले हमारा फिल्ट्रेट निकल गया, ठीक है। अब ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, नाउ द यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब्ड बैक बाय कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन, ठीक है। जो भी सब्सटेंसेस फिल्ट्रेट से निकले हैं, जो भी मतलब फिल्ट्रेट ऐसा फिल्ट्रेशन हो गया, ठीक है, ऐसा फिल्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब क्या होता है कि इसमें कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल गए, लेकिन उसमें भी कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस बच गए, तो क्या होगा, रीअब्जॉर्ब्ड बाय द कैपिलरीज सराउंडिंग द, यहाँ पे होते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होता है जी, अब ये समझाया नहीं, देखो वेन आ गया, ठीक है, एक वेन, उसके साथ एक आर्टेरी, ठीक, एक आर्टेरी जो जॉइनिंग पॉइंट होता है, ये वाला हिस्सा जो जॉइन, ऑब्वियसली ऐसा वेन आर्टेरी अलग अलग होके लेफ्ट राइट होके नहीं होता है हमारे बॉडी पे, एक जगह पे वो जॉइन भी करते हैं, उसी जगह को हम कैपिलरी बोला जाता है, ठीक है। कैपिलरी पे वो क्या होता है, कैपिलरी वन सेल थिक होता है। क्या होता है, वन सेल थिक, मतलब एक सेल का ही थिकनेस उसका जो होता है एक सेल का ही होता है। तो इसलिए जो मोस्ट ऑफ द डिफ्यूजन जो होते हैं वो इजीली हो जाते हैं कैपिलरी के रास्ते से, ठीक है। सो नाउ यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब्ड बाय द कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन। यहाँ पे जो जॉइन हुए हैं, देखो यहाँ पे वेन और आर्टरी जॉइन हुए हैं, वो जो जगह होता है वहाँ पे कैपिलरीज वन सेल थिक हैं, वहाँ पे क्या होता है, फिल्ट्रेट क्या होता है, जिसमें जो यूजफुल सब फिल्ट्रेट में से जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो फिर रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो ज़रूरी है हमारी बॉडी को, ठीक है। फिर सिक्रेशन होता है, एक्स्ट्रा वाटर सॉल्ट्स सिक्रेटेड इनटू द ट्यूब्यूल व्हिच ओपन्स अप इनटू कलेक्टिंग डक्ट देन द यूरेटर। इसमें ये कलेक्टिंग डक्ट जो है ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है आपको, आपके बुक में चेक कीजिए, लास्ट में जो राइट साइड में जो लिखा हुआ है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ट्यूबुलर पार्ट पे रीअब्जॉर्प्शन हो गया, फिर जो भी मतलब ऐसे निकालना है, वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया, ये सब जो निकालना है वो कलेक्टिंग डक्ट पे कलेक्ट हो जाते हैं और फिर वो जाते हैं सब मिलके
यूरिटर के रास्ते से, ठीक है। अब ये मत समझना है कि ये एक ही है एक किडनी के अंदर, ऐसे मिलियंस होंगे, ठीक है। ये एक जो सिस्टम है, बोमेंस कैप्सूल ले लो, ग्लोमेरुलस ले लो, ये एक पूरे के पूरे को नेफ्रॉन बोला जाता है, ठीक है। ये एक नहीं है, ऐसे मिलियंस होंगे एक किडनी के अंदर, जिसलिए हमारा ब्लड में जो प्यूरिफिकेशन चल रहा है वो सही से चल रहा है। एक होता तो क्या होता भाई, ठीक है, कितना वो फिल्टर कर पाता। ओके, तो सीक्रेट होता है। फिर आता है हेमोडायलिसिस। आपने कभी सुना होगा कि किसी का किडनी ख़राब हो गया, उसका डायलिसिस चल रहा है, वही होता है हेमोडायलिसिस। अब क्या होता है कि इंसान का किडनी ख़राब हो गया तो वो ब्लड फिल्टर नहीं हो पाता, तो अगर फिल्टर नहीं हो पाएगा तो पूरे बॉडी में टॉक्सिटी फैल जाएगा, इंसान मर जा सकता है, मर तो जाएगा ओबियसली विदाउट किडनी। द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी के मतलब मदद से जब हमारे पूरा ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है, उसको हेमोडायलिसिस बोला जाता है। इट इज़ मीन्ड फॉर किडनी फेलियर पेशेंट। जिसके एक किडनी में होता है तो वो इंसान बच जाता है, ठीक है, और थोड़ा सा उसका जो काम भी करता है दिन में और उसका डाइट को ऐसे कंट्रोल किया जाता है, अदरवाइज़ वो बच जाता है। लेकिन दो किडनी फेलियर हो गए, ठीक है, वहाँ पर उस पेशेंट को हेमोडायलिसिस दिया जाता है, उसको आर्टिफिशियली उसके ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है, ठीक है। सो वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है। सो आर्टिफिशियल किडनी मतलब ऐसे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के साथ एक बॉक्स होता है, जिसमें आपका ब्लड जो होता है, ठीक है, पंप से लिया जाता है हमारे आपके ब्लड को। लेने के बाद उसके अंदर क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से उसको डायलिसिस सोल्यूशन को भेजा जाता है, फ्रेश डायलिसिस सोल्यूशन को, जिससे ब्लड प्यूरिफाई हो रहा है। उससे अंदर से फिर ब्लड के अंदर से जो जितने भी वेस्ट है, उसको यूरिया हो गया, एक्सेस सॉल्ट हो गया, वो निकाल देते हैं एक जगह पे, और नए नए अच्छा सोल्यूशन डायलिसिंग सोल्यूशन को, फ्रेश डायलिसिंग सोल्यूशन को डालते हैं। वो जो यूज्ड डायलिसिस सोल्यूशन उसके साथ निकल जाता है ब्लड को प्यूरिफाई करके, फिर वही ब्लड को फिर अंदर पंप करवा देते हैं। ये एक प्रोसेस से चलता है, ठीक है। वेन से कनेक्ट किया जाता है ओबियसली, ठीक है। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स भी एक्सक्रीटा रिलीज करते हैं, उनमें भी वेस्ट सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, वो एक्सक्रीट करते हैं। ऑक्सीजन, CO2 एंड H2O, इनको कैसे निकालते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन उसका वेस्ट प्रोडक्ट है, CO2 भी उसका वेस्ट प्रोडक्ट है, और H2O इवन दो वाटर भी उसका वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। थ्रू स्टोमाटा के रास्ते से ओबियसली ऑक्सीजन भी निकाल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़रूरी नहीं है उसे भी निकाल देते हैं। रात के समय ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, इसलिए बोला जाता है कि रात को कभी पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज होता है, आपको सफोकेशन फील हो सकता है। फिर जो होता है H2O जो होता है वो ट्रांसपिरेशन के रास्ते से निकलता है, ठीक है, क्योंकि ऐसे ट्रांसपिरेशन की वजह से इवापोरेट हो जाता है, इनमें जो वाटर होता है वो खींचाव होकर वो निकल जाता है, ठीक है। अदर वेस्ट्स में बी स्टोर्ड इन लीव्स, बार्क एक्सेट्रा विच फॉल अप फ्रॉम द प्लांट। जो भी वेस्ट होते हैं वो क्या होता है, पत्ते के अंदर जो फूड वैक्यूल्स होते हैं, मतलब सेल्स के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं वो उनमें डाल देते हैं। वो जब वेस्ट बढ़ जाते हैं तो वो पत्ते को ही काट के नीचे गिरा देते हैं, ठीक है, ठीक है। सो प्लांट्स एक्सक्रीट सम वेस्ट इनटू द सॉइल अराउंड देम। अब जहाँ पे रूट्स हैं, अब रूट्स बोले कि हम भी कुछ मदद कर देते हैं, चलो रूट्स क्या करते हैं, कुछ वेस्ट जो है वो सॉइल में ही रिलीज़ कर लेते हैं, ठीक है। कभी कभार इसीलिए क्या होता है कि जहाँ पे भी प्लांट लगाया जाता है वो वेस्ट, मतलब वो प्लांट का सॉइल जो होता है वो फर्टाइल इसलिए होता है क्योंकि उनका वेस्ट प्रोडक्ट वहाँ पे रिलीज़ हुआ है। गम्स और रेजिन। गम्स क्या होता है, आपने रबर का पौधा देखा होगा या फिर और कोई पेड़ देखा होगा जहाँ पे ऐसे कट देंगे तो ऐसे गम की तरह, मतलब आठा आठा कुछ निकलेगा, वो भी उनका स्टोर होता रहता है। ओल्ड जाइलम जो होते हैं, ठीक है, वो इन ओल्ड जाइलम में प्रेजेंट होता है, वो उसको निकाल देते हैं, ठीक है। सम मेटाबॉलिक वेस्टेज इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट्स एंड लीव्स ऑफ कोलोकैसिया एंड स्टेम ऑफ जैमिकांड। ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन आप याद रख लीजिए, कुछ कुछ मेटाबॉलिक वेस्टेज क्रिस्टल के फॉर्म में वो रिलीज़ करते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट्स के फॉर्म में, और लीव्स ऑफ कोलोकेसिया एक प्लांट है, और स्टेम ऑफ जैमिकांड, ये सब इस तरीके से कैल्शियम ऑक्जेलेट्स के फॉर्म में मेटाबॉलिक वेस्ट को क्रिस्टल के फॉर्म में रिलीज़ करते हैं। सो ये वाला लेसन यहाँ पे आपका ख़त्म होता है। बट जो एक्सरसाइजेस हैं आपके, सो ये काफ़ी बड़े बड़े एक्सरसाइजेस हैं, 3 मार्क 5 मार्क और शॉर्ट क्वेश्चन, ये सब मिला के हैं। सो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे क्योंकि वैसे भी ये बहुत बड़ा लेक्चर हो चुका है ओबियसली। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर एक और वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर जाएंगे हम फिजिक्स की तरफ। सो वीडियो कैसा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी सवाल हैं तो पूछ लेना, ठीक है। टेलीग्राम का चैनल का लिंक जो है हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है, वहाँ पे जाके चेक कर लेना। और इतना है आज के लिए, ओके।
थैंक यू।